देखो कल हमारी जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था, समझे, आपने नोट किया होगा। तो हम लोग कल बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो बेसिक्स में हमने बताया था कि जो पदार्थ होते हैं या जो सबस्टेंस या मैटर जिसको आप कहते हो, उसमें 3 अवस्थाएं होती थी, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद उनमें हमने बताया लास्ट में कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ का मतलब उनके जो गुणधर्म हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। तो अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कल हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो उसकी किसी भी पदार्थ की जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी वो थी, सही है। अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा गौर करना है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी पदार्थ के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो कल हमने जो लिखी थी तो उनको आप लोग मान के चलिए माइक्रो प्रॉपर्टी थी। वो माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और दूसरी जो होती हैं वो मैक्रो प्रॉपर्टी होती है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी प्रॉपर्टी, जो बड़े साइज के हिसाब से उनको मेजरमेंट किया जा सकता है। क्लियर। तो जो मैक्रो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैक्रो प्रॉपर्टीज़ में आती हैं? तो पहली होती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए आप कहेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये मैक्रो प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि जब कोई पदार्थ या एटम आपस में कंबाइंड होकर जब किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो जो पदार्थ होता है अगर वो ठोस अवस्था में है यानी सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में जब उसके मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर आपको नजर आएगी तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि जो डायमंड है या ग्रेफाइट है या फुल्लेरीन है, तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, समझे। ये आपने पढ़े होंगे कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उसमें आपका डायमंड आता है, फुल्लेरीन आती है, ग्रेफाइट आती है, ये चीज़ आपने पढ़ी है। तो ये क्या है, कार्बन का ही एक रूपांतरण है। कार्बन के अलग अलग जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं ये, हालांकि इनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है, देखिए तो यहाँ लिखेंगे व्हेन अ सबस्टेंस रिप्रेजेंट मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब कोई पदार्थ एक से ज़्यादा क्रिस्टलीय अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए जो दूसरा शब्द यहाँ पे आएगा वो होगा एलोट्रॉफिज्म। समझे, आपने पढ़ा होगा एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, समझे। एलोट्रॉप्स पढ़े होंगे, कार्बन के एलोट्रॉप्स बताओ, तो क्वेश्चन आ जाता है तो हम कह देते हैं साहब कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कार्बन तो है ही, जिसमें बकमिंस्टर फुल्लेरीन हमारा आ जाता है जिसका फॉर्मूला होता है C60। इसके अलावा ग्रेफाइट आ जाती है और आपका डायमंड। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारा जो चारकोल होता है, जिसको एक्टिवेटेड चारकोल है, वो भी कुछ प्रॉपर्टीज जो एलोट्रॉफिज्म की होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझेंगे कि जो एलोट्रॉफिज्म होता क्या है। तो देखिए थोड़ा सा इससे मैच करता है। एलोट्रॉफिज्म को हम क्या लेस करते हैं, द सबस्टेंस विच रिप्रेजेंट 1 और मोर केमिकल फॉर्म, समझे, इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, द substance that represent 1 or more chemical form in same physical state। समझ में आया। जब एक ही फिजिकल स्टेट हो जैसे सॉलिड, और उसमें कोई पदार्थ अगर एक से ज़्यादा केमिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एलोट्रॉफिज्म कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में जैसे ग्रेफाइट आ जाता है, डायमंड है और बकमिंस्टर फुल्लेरीन है, जिसको हम लोग C60 बोल देते हैं।
क्लियर। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, एलोट्रॉफिज्म के। अब हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में और देखेंगे अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है। तो अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, अब देखिए ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म का मतलब है उसका मॉर्फोलॉजी आपको सेम नजर आना चाहिए, सही है। तो हम ऐसे सबस्टेंस को, यानी ये जो फिनोमिना है ये क्या बताता है, तो दिस फिनोमिना रिप्रेजेंट द सिमिलर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एनी सबस्टेंस, क्लियर। जैसे तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दिस फिनोमिना रिप्रेजेंट द same crystalline form of any compound or substance, क्लियर। अब जैसे इसको हम कैसे सब समझ सकते हैं, मान के चलो आपको किसी ने बोला कि CuSO4.5H2O और फिर दिया MgSO4.5H2O। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा दोनों का सेम सेम रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि इधर भी 5H2 है और इधर भी 5H2 है, क्लियर। तो इनको आपस में क्या कहा जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, समझे, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी आपको एक समान दिखाई दे रही है। अब इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी आती है, फिर आती है हमारी ब्रिटलनेस। अब देखिए जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होती है ये हालांकि क्रिस्टलाइन जो सबस्टेंसेस होते हैं उनमें भी पाई जाती है, इसके अलावा जो हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं उनमें भी ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अब ये ब्रिटलनेस होता क्या है, जैसे अगर आपके पास कोई पदार्थ है और आपने उस पर हथौड़ा मार के, उसको हथौड़ा मारा जा रहा है, उस पर चोट की जा रही है बार बार, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने नमक देखा होगा, तो जो नमक की बड़ी बड़ी डेली टाइप की आती हैं, अगर हम उसको तोड़ेंगे, समझे, तो जब तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में टूट जाता है। तो वो क्या है, इसका मतलब है कि नमक के अंदर, नमक जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके अंदर ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्लियर। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसमें द फिनोमिना इन विच a substance break down into small pieces on hammering। ऑन हैमरिंग का मतलब है हथौड़े से पीटने पर या किसी चीज से उसको ठोकने पर वो छोटे छोटे अगर पीसेस में टूट जाता है, तो किसी भी पदार्थ के इस गुण को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्रिटलनेस कह देते हैं, सही है। अब जो अगला हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, डक्टिलिटी। अब देखिए डक्टिलिटी क्या होती है, आपने सुना होगा मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, यानी जो धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो डक्टाइल होती है। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, डक्टाइल का मतलब है कि अगर कोई ऐसा पदार्थ, समझे, जिसको कि हम फोर्स लगा करके उसको खींच सकें, समझे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो तार होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, तो उस पर हल्का सा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो खिंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेटल की प्रॉपर्टी है वो डक्टाइल होती है। अगर किसी पदार्थ को, जैसे मान चलो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हीट करता हूँ, हीट करने के बाद इसको इस तरह से फोर्स लगाऊंगा तो एकदम ये यहाँ से थोड़ा पतला पतला वायर सा इसका बन जाएगा। तो इसका मतलब है इट इज डक्टाइल इन नेचर, समझिए, जरूरी नहीं है कि मेटल में हो, समझिए, कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ भी डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी, हम एक पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, एक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो डक्टिलिटी जो है ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की, क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी को हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। तो इसका मतलब डक्टिलिटी क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे इट इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी ऑफ, हाँ, इट इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ ड्रॉन आउट, कैपेबिलिटी ऑफ ड्रॉन आउट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ को ड्रॉन आउट का मतलब है खींचना, खींच करके एक पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डक्टिलिटी कहलाता है। क्लियर? अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज नोन एज द मैलिएबिलिटी, वो होती है हमारी मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या होती है? मैलिएबिलिटी का मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि कोई सब्सटेंस हमने लिया, उस सब्सटेंस को थोड़ा हीट किया, हीट करने के बाद उसको हैमर से पीटने लगे और पीटने के बाद हम देखते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एक पतली शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द मैलिएबिलिटी, उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यानी इट इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, समझिए, टू कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट ऑन हैमरिंग। सही है? तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू कन्वर्ट into a thin sheet on hammering, समझ में आ रहा है? यानी किसी भी पदार्थ को हैमर से पीट करके, गर्म करके, पीट करके उसको थिन शीट में बदल देना क्या कहलाता है? मैलिएबिलिटी कहलाता है। आपको पता होना चाहिए सोना, चांदी या जितनी भी धातुएं होती हैं वो मैलिएबल होती हैं, समझिए। जैसे सोना जो होता है उसको आसानी से पीट करके मैलिएबल प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं, किसी भी शेप के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब अगली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज नोन एज द हार्डनेस। अब देखिए कोई भी सब्सटेंस जब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वो सब्सटेंस जब उसको टच करते हैं, छूते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर वो हार्ड होगा तो उसकी जो जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी है और उतना ही ज़्यादा वो इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी, जैसे आपने देखा कि आपके पास मान चलो एक ग्लास की या कांच की बनी हुई कोई गोली है, एक स्टील की बनी हुई कोई गोली आपने ली और एक हाथी दांत की बनी हुई कोई गोली आपने ली। तो आप देखेंगे अब तीनों गोलियों को आप सेम सरफेस पर सेम हाइट से ऊपर से नीचे गिराइए, समझे। तो आप देखेंगे कि जो हाथी दांत की गोली है उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है। तो कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर हार्डनेस सबसे ज़्यादा है जी। तो जिस पदार्थ के अंदर हार्डनेस ज़्यादा होती है वो पदार्थ सबसे ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ माना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा इलास्टिक सब्सटेंस कौन सा होता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक रबड़ की गेंद ले लेते हैं और एक हम स्टील की गेंद ले लेते हैं। अब कोई आपसे पूछने लग जाए कि स्टील और रबड़ में इलास्टिक सबसे ज़्यादा कौन है, तो हम कहेंगे साहब स्टील जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो सबसे ज़्यादा हार्डनेस को रिप्रेजेंट करती है, उसका जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। सही है? तो हार्डनेस का मतलब क्या है? तो इसको हम लिखेंगे इट इज एबिलिटी of substance to scratch जी, यानी किसी भी सब्सटेंस की स्क्रैच होने की जो एबिलिटी होती है उसको उसकी हार्डनेस कहा जाता है, समझे। तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर ले लें। नेक्स्ट पॉइंट अभी और आएगा इसमें। तो हमारा जो अगला पॉइंट रहता है वो रहता है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अब देखिए ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर या हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है। हाइग्रो का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग ये समझेंगे। हाइग्रो का मतलब होता है मॉइस्चर जी, और स्कोपिक का मतलब है एब्जॉर्ब करने वाला। तो ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाले सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे नमक, अगर आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में अगर हम नमक को एक बर्तन में खुला नमक अगर रख देते हैं तो वो नमक कुछ दिनों बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद वो थोड़ा सा गीला टाइप का हो जाता है। या चीनी आपने देखी होगी, चीनी गीली हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के अंदर हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी ये दोनों क्या हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर
ये तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ किस किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जहां हमें पढ़ना होता है। तो मैं अभी अगली प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। इन सारी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा। हम लोग उसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब आप किसी भी सब्सटेंस को फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो सब्सटेंस किस नेचर का है। क्लियर? तो देखिए अगली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी आती है इसी कैटेगरी में। तो अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो होता है डिलीक्विसेंट। अब देखिए डिलीक्विसेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको थोड़ा हमें ढंग से समझ लेना है। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई पदार्थ एक एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। समझे? तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीक्विसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको कैसे लिखेंगे, अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन अ सब्सटेंस, ये when a substance absorb appreciable amount of moisture to form a solution, then this property of any substance is called deliquescent property. Clear? अब जैसे हम बात करते हैं कि कोई पदार्थ हमने ओपन एरिया में रखा और हमने देखा कि कुछ समय बाद उसने क्या किया कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया एनवायरनमेंट से, और उसने थोड़ा वो मतलब गीला हो गया। गीला होने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक पानी में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वो डिलीक्विसेंट नेचर का है। ये तो ये आपको पता होना चाहिए। जब आप फिजिकली उसको मतलब ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं तब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा सब्सटेंस डिलीक्विसेंट है और कौन सा सब्सटेंस डिलीक्विसेंट नहीं है। समझे? अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इफ्लोरेंस। इसको क्या बोलते हैं, इफ्लोरेंस। अब देखिए ये इफ्लोरेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेलिंग RESCENCE, इफ्लोरेंस प्रॉपर्टी। इफ्लोरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो इस तरह के पाए जाते हैं कि जब उनको अगर हम एयर के अंदर एक्सपोज्योर करें, एयर के अंदर उनको हम लोग खोल के रख दें, तो वो अपने जो मॉइस्चर है या जो उनके अंदर वाटर कंटेंट है वो उसको क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको इफ्लोरेंस प्रॉपर्टी कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान चलो मैंने यहाँ पे लिया CuSO4.5H2O। अगर हम इसको ओपन एयर के अंदर रख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो हम ये देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 प्लस 5H2O, यानी इसके अंदर से जो पानी है वो वेपर बन के निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आपने पढ़ा होगा Na2CO3.10H2O, अगर हम इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि इसमें से Na2CO3 इस तरह से .9H2O प्लस इसमें से एक H2O निकल जाता है। अगर हम इसको अगेन स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये Na2CO3 यानी प्लस 9H2O, यानी ये पूरी तरह से यहाँ से पानी को अपने अंदर से निकाल देता है और ये जो बन जाता है दिस इज नोन एज द सोडा ऐश। तो यहाँ से सोडा ऐश आपको मिल जाती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिनको कि अगर हम हवा में रख देते हैं या थोड़ा सा गर्म कर देते हैं या धूप में रख देते हैं, तो इनमें जो इनके जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है, देखिए इस तरह का जो पानी लिखा हुआ अगर आपको आ रहा है तो इसको हम क्रिस्टलाइन वाटर बोलते हैं। ये पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये इस सब्सटेंस को एक क्रिस्टल शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन कहा जाता है। तो ये क्रिस्टलाइन वाटर जो होता है वो उस सब्सटेंस के अंदर से बाहर निकल जाएगा और ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको इफ्लोरेंस प्रॉपर्टी कह देते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपको जो मैंने अभी बताया ये हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें आप एकदम नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए हम जो आगे पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो कल हम बात कर रहे थे कि कोई जो एटम होता है
वो किस प्रकार से किसी कंपाउंड या किस प्रकार से किसी एलिमेंट का निर्माण करता है। सही है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक फोर्स काम करता है जिसके द्वारा एक एटम दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनमें आपस में एक बॉन्डिंग होती है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए कुछ यहाँ पे बेसिक लॉज दिए गए थे, तो उन लॉ को सबसे पहले हम समझेंगे ताकि आगे चल के जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जी, या इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, इसको ऐसे लिख सकते हो, या हम इसको लिख सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक पदार्थों का संयुग्मन, इसको हिंदी में कहा जाता है। सही है, तो इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले जो लॉ दिया गया था उसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेवाइजर, लेवासिए आप इसको बोलते हैं, लेवाइजर इनका नाम था। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये चीज़ ध्यान रखना जी। अगर कोई आपसे पूछने लग जाएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है तो आप कहेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेवाइजर। सही है, तो अब इसमें क्या इन्होंने बताया, देखिए जैसा ये बता रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे कोई ए सब्सटेंस है और एक बी सब्सटेंस है और ये आपस में रिएक्शन करके ए बी नाम का एक प्रोडक्ट बना देते हैं। सही है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, इनको रिएक्टेंट कहा जाता है। रिएक्टेंट का मतलब होता है हिंदी में अभिकारक जी। और जो ए बी नाम का चीज बना है इसका नाम होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। सही है, जैसे आप लोग जब खाना खाते हो तो खाना जो है आपका रिएक्टेंट है, और अगर हम बात करें कि खाने का उत्पाद क्या बनेगा तो खाने का उत्पाद होता है आपकी लेट्रिन। समझ में आ गया नहीं, हमने क्या खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, सारा चीज़ मिला के खाया, मिक्सचर खाया, समझे, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी कैसा होगा, मिक्सचर होगा। ऐसे ही जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक या रिएक्टेंट कहा जाता है, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। समझिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये जब भी इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कह देते हैं। सही है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सही है, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज द रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट यानी जो लास्ट राइट हैंड में जो लिखा जाता है दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। क्लियर, तो इन्होंने यहाँ क्या बताया, इनका कहना क्या था, यानी ये क्या कहना चाहते थे लेवाइजर। तो लेवाइजर ने कहा था कि मान के चलिए कि यहाँ पे A जो है इसका जो मोलर मास है वो Ma है, और जो B है इसका मोलर मास कितना है, Mb है। तो जो प्रोडक्ट बना है इसका मोलर मास कितना मान लेंगे, Mab। तो हमने ये देखा कि इस साइड में जो प्रोडक्ट यानी जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारा Ma प्लस Mb, और जो मास ऑफ प्रोडक्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, Mab। तो ये ऑब्जर्व किया इन्होंने, यहाँ ऑब्जर्व करके बताया कि मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कहने का मेरा मतलब ये है
कि प्रोडक्ट यानी जो अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है हमेशा प्रोडक्ट के यानी उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर रहता है। यानी आप अपनी देसी भाषा में ये समझ लीजिए कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, समझे, जो अभिकारक पदार्थ और उत्पादक पदार्थ दोनों का जो मास होता है वो संरक्षित रहता है, यानी मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे C+O2 लिया, तो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है CO2। अब देखिए कार्बन जो होता है इसका मोलर मास कितना होता है भाई साहब, सॉरी 12 जी, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 32, तो 12U 32U ये आ गया। अब इधर देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 12 + 32, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 44U। अब देखिए इनको 2 प्लस कर लीजिए तो 44U बराबर 44U। इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहे हो। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट का जो मोलर मास का जो सम होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के मोलर मास के सम के बराबर होगा। क्लियर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब लेवाइजर। क्लियर। चलिए तो पहला कॉम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ से दूसरा लॉ आपको समझाते हैं। दूसरा लॉ क्या था, तो हमारा दूसरा लॉ था द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। अब इस निश्चित अनुपात के नियम को देने वाले वैज्ञानिक थे, इनका नाम था प्रूस्ट। देखिए ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ साइंटिस्टों के, ये कभी कभी जो हमारा नीट का एग्जाम होता है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किस वैज्ञानिक ने दिया, तो हम लिख देंगे साहब प्रूस्ट ने दिया था। सही है। अब देखिए ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, सॉरी कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जब हम कोई पदार्थ हमारा बन के तैयार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं CaCO3, तो इसको अगर मैं हीट करूंगा तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CaO और CO2। ठीक है। अगर मैं C+O2 करता हूं तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा CO2। अब देखिए दोनों रिएक्शन में एक कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या है, CO2 है। तो CO2 किसी भी तरीके से बने, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे CO2 तो C का जो मोलर मास है वो 12 है और O का मोलर मास कितना है 32। तो हम ये देखेंगे दोनों का जो मोलर मास है, यानी जब चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी केमिकल प्रोसेस से बनाओ, लेकिन उनका मोलर मास का रेशियो जो है वो हमेशा डेफिनेट रहेगा। क्लियर। तो आप ये समझ के चलिए कि कोई सिंगल कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाया जाए, कितने भी केमिकल रिएक्शन से बनाया जाए, लेकिन उसका मोलर मास हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी लैंग्वेज में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो हम लिखेंगे दिस लॉ सजेस्टेड दैट। सही है। अब क्या होगा वो हमें यहां लिखना है, तो समझे, तो इसको क्या लिखेंगे, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, समझे, इसको आप कैसे लिखेंगे, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। क्लियर। मैं इसको दोबारा रिपीट कर ले रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाई मास। सही है। तो यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है, सेम प्रोपोर्शन बाई मास। तो देखिए हमारा सेम प्रोपोर्शन बाई मास निकल के यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। तो अब हमारा जो तीसरा लॉ होगा वो कौन सा होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। सही है। तो अभी हम इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे इसको बताते हैं तीसरा लॉ हमारा क्या है। अब देखो यहाँ से जो हमारा तीसरा लॉ आएगा वो तीसरा लॉ होगा
जिसका नाम रखा गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था, एक पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर किसी भी तरीके से हमें मिलता है तो उसका अंदर जो एटॉमिक प्रोपोर्शन रहेगा या उसका जो मोलर मास प्रोपोर्शन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, डेफिनेट रहेगा। सही है। अब ये जो लॉ दिया गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम आप नोट कर लीजिएगा। उनका नाम था जॉन डाल्टन, जिनको शॉर्ट में डाल्टन कहा जाता है। अब इसमें क्या बताया गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपको क्या बताया जाता है ये आपको समझना है। देखिए पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको लिखाऊंगा क्या होता है। तो C + ½ O2, तो यहाँ से देखेंगे हमारा प्रोडक्ट बना CO। ये अब इसमें मोलर मास रेशियो निकल के आएगा 12:16। अब अगला जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया, अगर हम जो यहाँ पे C + O2 कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बन के आता है CO2। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 12:32। जी तो देखिए इस वाले में O जो है 16 मोलर मास है, इसमें O2 का 32 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे का मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि अगर 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी क्या होगा, 32। सही है। तो इसको इन शॉर्ट आप कैसे समझ सकते हैं जी, तो इसमें मैं अभी आपको बोल रहा हूं तो आप इसको नोट करिएगा, लिखो इसको। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर, जी when 2 elements combined with each other to form 2 or more chemical compounds, then the different amount of one element which react with the definite amount of second element are in proportion of simple whole number. Clear? Again repeat करूँगा, when 2 elements combined with each other to form 2 or more chemical compound, 2 or more chemical compound, then the different amount of one element, यानी एक एलिमेंट का जो डिफरेंट अमाउंट होता है, which react with the definite amount of second element, जो सेकंड एलिमेंट के डेफिनेट अमाउंट से रिएक्ट करता है, are in proportion, वो अनुपात में होता है, of simple whole number। क्लियर? तो वो सिंपल होल नंबर के अनुपात में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे 16 दूनी 32 ये आया हुआ है, 16 2 जा 32। अब इसके अलावा ऐसे और कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे H2O ले लीजिए, H2O2 ले लीजिए। इसमें देखो बनाओ कितना आएगा, तो 2:16। अब इसमें बनाओ कितना होगा, तो 2:32। समझे? इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नाइट्रोजन जो होता है, तो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे N2O हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया। अगर आप इनका भी रेशियो निकालोगे तो इनका रेशियो भी इसी तरीके से आएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया और उसमें पूछेगा कि ये जो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आए हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, इसमें ये किसको फॉलो करेंगे, तो हम लिख देंगे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर? तो ये चीज़ आपको माइंड कर लेनी है कि ये किसको फॉलो करने वाले हैं। कभी कभी बच्चे इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं तो उनको फिर आगे समझ में नहीं आता है। सही है। चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट जो हमारा 4th रूल है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है कि 4th लॉ में क्या बताया गया था। तो जो हमारे पास 4th लॉ रहेगा उसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अब देखो भैया यहाँ पे जो बताया गया रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ये इसको देने वाले कौन थे, रिचर। इसको देने वाले कौन थे, रिचर नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे कुछ एक से ज़्यादा जो एलिमेंट है उनका आपस में कॉम्बिनेशन करना, जैसे 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हम देखेंगे जैसे हाइड्रोजन का जब सल्फर के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर इसका इसके साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, SO2। और जब इसका इसके साथ रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O। सही है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 2:1 है, यहाँ पे भी 2:1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1:2 है। तो आपने ये देखा होगा ये जो रेशियो है इस रेशियो का रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा है? यानी ये वाला जो रेशियो है ये इसका रेसिप्रोकल निकल के आ रहा है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो वो आपको नोट कर लेनी है। सही है? तो इसमें इन्होंने क्या बताया, तो हम लिखेंगे दिस, आप इसको नोट करिए, दिस लॉ सजेस्टेड दैट द मास ऑफ 2 or more substance which separately react with same mass of a third substance, यानी सेम मास ऑफ द थर्ड सब्सटेंस, सही है, आर ऑल्सो द मास ऑफ दीज सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर। ये तो इसको, ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है इसके हिसाब से अभी जो थ्योरी बोली है उसको आप पहले नोट करिएगा और फिर उसको मैच करिएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने उसमें क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा 5th लॉ, दैट इज नोन एज द गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ। अब देखिए जो गे-लुसाक थे इन्होंने जो लॉ दिया था वो गैस के बारे में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ये हमारी गैसेस कंडीशन को बताता है। तो इन्होंने बताया था कि व्हेन गैसेस कंबाइन, यानी जब गैसें आपस में कंबाइन होती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स, यानी ये वॉल्यूम के रूप में होती हैं, विच बियर्स अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड प्रोवाइड ऑल गैसेज आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस। यानी इनके कहने का मतलब था, मैं अभी दोबारा आपको बताता हूँ हिंदी में, व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस कंबाइन होती हैं, दे डू सो इन वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम्स के फॉर्मेट में, विच बियर अ सिंपल रेशियो, तो वो एक सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगी, टू ईच अदर मतलब एक दूसरे का, एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का भी, फॉर्म्ड प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर मेजर अंडर सिमिलर कंडीशन। तो जो चीज़ें हमारी बन के तैयार हो रही हैं, समझे, सिमिलर कंडीशन में उनको इजीली मेजर किया जा सकता है। क्लियर? तो अब आप समझेंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे H2 है, अगर H2 हाफ O2 के साथ कंबाइन करेगा तो H2O बन जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो 1 है, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 1/2 है, लेकिन H2O का वॉल्यूम आपको कितना मिलता है, 1 मिल जाता है। समझे? तो इनका जिस तरह से कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन भी उसी कंडीशन में हमको वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये भी यहाँ गैस होगा, ये भी गैस होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी गैस होगा। क्लियर? अब जैसे कोई और एग्जांपल चूज कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे लिया N2 + 3H2 रिप्रेजेंट 2NH3। क्लियर? तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है, और अमोनिया का भी कितना है, 2 वॉल्यूम है। अब देखिए ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है, और ये प्रोडक्ट जो है वो भी गैस है। तो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। समझ में आ रहा है? तो ये गे-लुसाक का लॉ था जो उन्होंने दिया था। अब हमारा जो लास्ट लॉ बचा हुआ है कॉम्बिनेशन में, तो वो हमारा लॉ है जिसको हम लोग कहेंगे एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। अब देखिए ये एवोगैड्रो जो हाइपोथेसिस है या जो एवोगैड्रो लॉ है, ये क्या बताता है, ये भी गैस के लिए दिया गया था, जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं उनके लिए इसको दिया गया था। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉरी इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बताता है कि ऑल वॉल्यूम्स, यानी जितने भी होते हैं, यानी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, समझे, इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था वो बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा था इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स। इन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम इक्वल है तो उनका नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो भी इक्वल ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ
1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, फिर मैं कहता हूँ आपको 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, जी। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम, यानी इक्वल वॉल्यूम है दोनों साइड में। अब जितना 1 लीटर वॉल्यूम में जितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उतने ही 1 लीटर वॉल्यूम में ऑक्सीजन के एटम होंगे, समझे। तो इसका मतलब है कि अगर आप जब न्यूमेरिकल करने बैठेंगे, अभी हम जब पढ़ाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो आप देखोगे कि जो हम लोग उसमें देखेंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे कि किसी एक गैस का वॉल्यूम आपको दे रखा होगा, उसी वॉल्यूम पे और उस गैस के नंबर ऑफ एटम्स भी आपको दे रखे होंगे, फिर उसी वॉल्यूम पे वो दूसरी गैस के नंबर ऑफ एटम्स आपसे पूछेगा। तो आपको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह देंगे साहब जितने फर्स्ट गैस में थे उतने ही हमारे सेकंड गैस में होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका वॉल्यूम जो है वो सेम लिया गया है। क्लियर। तो यहाँ जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के हमारे पास 6 लॉ हमने आज आपको समझाए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन में और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्प करती हैं, समझे। तो वो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है, समझे, और ये दूसरा एटम है किसी परमाणु का, तो सॉरी किसी एलिमेंट का। तो इन एटम में आपस में कॉम्बिनेशन होना है। तो देखिए एटम जो होता है ये अपनी 2 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एक होती है इसकी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको हिंदी में कहा जाता है स्थूल अवस्था, हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल अवस्था। और एक होती है इसकी एक्साइटेड स्टेट, जिसको कहा जाता है उत्तेजित अवस्था। तो आपको एक चीज़ यहाँ समझ लेनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होने को होगी, यानी जब आपस में एटम्स एक दूसरे से टकरा रहे होंगे या एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे होंगे, तो ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय पे वो उसके जो के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, या उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो सके। ये तो उस समय पे आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसको आप मतलब एक जनरल तरीके से आप समझिए। मैं ये मान लेता हूँ जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है इस तरह से, और दूसरा व्यक्ति यहाँ इस तरह से खड़ा हुआ है। हम इन दोनों को 2 एटम मान लेते हैं। अब ये खड़ा हुआ है और ये भी खड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में इस समय कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल दोनों के दोनों खड़े हुए हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को गाली देना शुरू कर देता है। ये तो जब ये इसको गाली देना शुरू कर देगा तो आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा गर्माहट होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये आदमी थोड़ा सा गर्मी महसूस करने लग जाएगा, इसको गुस्सा आने लग जाएगा, इसकी बॉडी की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो फास्ट हो जाएंगी। और जब ऐसा होने लग जाएगा तो आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति को भी गाली देना शुरू कर देगा। फिर अचानक से इस व्यक्ति के अंदर भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगी। तो जब इनकी बायोकेमिकल रिएक्शन फास्ट होने लग जाए, उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, और फिर ये दोनों के दोनों एकदम कह सकते हो कि पूरी एनर्जेटिक मोड में आ जाएं, तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेड अवस्था बोलेंगे। फिर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाएंगे, और लड़ाई के बाद क्या होगा वो आपको बेहतरीन तरीके से पता है। यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये पूछा जाता है, छोटी छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इसको आप कैसे पहचान करेंगे। तो इसको पहचान करने का तरीका क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ता है कि जो रिएक्टेंट हैं उनकी स्टेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, रिएक्टेंट एनर्जी रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो प्रोडक्ट बन के आया है उसका कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र होने लग जाएं, आपको दिखने लग जाएं, तो आप समझ लीजिएगा केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ चलिए, जैसे कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो जब वो पी रहा होता है तो उस समय उसको ये एहसास नहीं होता अंदर से कि साहब मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट आने वाले 10-15 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा, मतलब मुझे मेरे दिमाग पे क्या होने वाला है, उसको नहीं पता होता। वो एज ए वाटर की तरह से उसको कंज्यूम कर रहा होता है।
लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही वो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और वो नर्वस सिस्टम को कैप्चर करके उस पर जब हमला करने लग जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को कह सकते हो अपने कंट्रोल में लेने लग जाते हैं, तो फिर आपने देखा होगा जो व्यक्ति है वो अटपटी बातें करने लग जाता है, कुछ उसकी चाल चलन में थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हो जाती है, वो इवन खड़ा तक नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उसका जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो एकदम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, इसका मतलब है कि अल्कोहल ने व्यक्ति की बॉडी के अंदर क्या कर लिया, केमिकल रिएक्शन होने लगी है। सही है, तो यहाँ तक जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये एकदम बेसिक है, इसको आप लोग अपने माइंड में कंप्लीट करके चलिएगा। अब जो हमारा कल जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कल जो हमारी क्लास रहेगी, तो उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम इसको रिलेट करेंगे, तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जो एटम है समझे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज जो थी वो दी गई थी, समझे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर? तो ये मैं मानता हूँ आप आज के लिए इतना